हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो है इस चैप्टर को ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि जब आप इन नोट्सों को पढ़ें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स वो वस्तुएं होती हैं जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं और वो हमारी जो नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एट एक्स्ट्रा। रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हम अपनी नेचर से गेट करते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, बैग, ईटीसी। अब देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सों को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें कि सभी लिविंग थिंग्स जो हैं इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ईटीसी। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि मेटल, मिनरल्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एटीसी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखते हैं ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये भी दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी एक पीपल के अंडर में आते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में जो पीपल होते हैं उनके फील्ड और उनकी जो ज़मीन होती है उन पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है। तो ये होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जो होते हैं ये एक कम्युनिटी के सारे मेंबरों के अंडर में आते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क, टेम्पल्स और स्कूल्स, इनमें कोई भी जा सकता है। जैसे अब देखते हैं डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनका प्रॉपर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि विंड इन राजस्थान। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम उन्हें उनके पोटेंशियल तक यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोयल। तो अब देखते हैं स्टॉक क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज और मटेरियल जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमारी जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें यूज़ करने के लिए, तो उन्हें स्टॉक कहते हैं। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो कोई भी डेवलपमेंट जब किया जाए और उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज नहीं हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि वाइंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, इन्हें अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब देखते हैं रिजर्व्स क्या होते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उन्हें एक्सेस कर सकें, उनका यूज़ कर सकें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को माइंड में रखते हुए उनके यूजेस को पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए उन्हें हम यूज़ नहीं करते। अब देखते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमारी लैंड पर अवेलेबल होते हैं। इनमें आते हैं नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ईटीसी। देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो जब हमारी लैंड अनकेपेबल हो जाती है नेचुरली क्रॉप्स को उगाने में, तो उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि पहला है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जब हम ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपने खेतों में। सेकंड है ओवर ग्रेजिंग, जब हम ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए हाई क्वालिटी के केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपने खेतों में। माइनिंग, यानी कि जो हमारे मिनरल्स और ओर्स हैं उन्हें हमारी जो धरती में से है निकाला जाता है। फोर्थ है डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट किया जाता है। ये कुछ सिंपल सी टर्म है, यदि आपको इनकी डेफिनेशन भी देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से एक वीडियो है उसे देख सकते हैं, उसमें इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं लैंड कंजर्वेशन। लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो लैंड है उसे अनकैपेबल होने से बचा सकते हैं। तो अपने लैंड्स में कम से कम हम इन केमिकल्स का यूज़ करें और माइनिंग को हम अवॉइड कर दें, और एफोरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और डिफोरेस्टेशन जो होता है उसका अपोज करें। इससे हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं।
अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है एलुवियल सॉइल, सो इट इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, और ये बहुत फर्टाइल होती है एंड इट इज़ मोस्ट फर्टाइल फॉर ग्रोइंग शुगर कैन। शुगर कैन के लिए अच्छी मानी जाती है। एलुवियल सॉइल जो होती हैं दो तरीके के होते हैं, खादर और बांगर। जो खादर सोइल है वो हर साल नई हो जाती है और बांगर सोइल जो होती है वो कम फर्टाइल होती है खादर सोइल के मुकाबले। सेकंड है ब्लैक सोइल, इसका कलर ब्लैक होता है और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है कॉटन ग्रोइंग के लिए, और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। थर्ड है रेड सोइल, ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन रॉक्स में और ज़्यादातर ये रेनफॉल एरिया में पाई जाती है, और जिन रीजन्स में पाई जाती हैं वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। फोर्थ है लैटरेट सोइल, ये ज़्यादातर हैवी रेनफॉल एरिया में पाई जाती है और इसके जो रीजन है जिनमें ये पाई जाती है वो केरल, कर्नाटक, असम और तमिलनाडु, और ये कॉफ़ी, टी और रबर की ग्रोइंग के लिए अप्रोप्रिएट होती है। फिफ्थ है एरिड सोइल, एरिड सोइल जो होती है रेड से ब्राउन होती है कलर में और ज़्यादातर हाई टेम्परेचर एरिया में पाई जाती है और ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। अब देखते हैं सोइल इरोजन क्या होता है। जब विंड और वाटर के द्वारा सोइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसे सोइल इरोजन कहते हैं, और जब इसे स्पीडली रनिंग वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो इसे गली इरोजन कहते हैं। अब देखते हैं सोइल इरोजन के क्या क्या कारण हैं। तो पहला है डिफोरेस्टेशन, सेकंड है फार्मिंग के बारे में कम नॉलेज होना, और तीसरा है स्पीडली रनिंग वाटर। अब देखते हैं हम सोइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो पहला है फॉरेस्ट्री, यानी कि जो हमारे ट्रीज हैं हम उन्हें कंजर्व करके इसे होने से रोक सकते हैं। सेकंड है काउंटर फार्मिंग, जिसमें फसल को इस तरीके से उगाया जाता है कि वो पानी के बहाव को रोक देती हैं। और तीसरा है टेरेस फार्मिंग, जिसमें कल्टीवेशन लैंड को एक प्लेन शेप में काट दिया जाता है जिससे सोइल इरोजन होने से रोका जा सके। और हाँ, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो बाकी सभी चैप्टरों के नोट्स भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी सभी चैप्टरों के नोट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।